दोस्तों, रात में रोड पर लिफ्ट देने में कई लोग बचते हैं और कई लोग लिफ्ट दे भी देते हैं। कई लोगों का मानना है कि रात के टाइम लिफ्ट नहीं देना चाहिए और कई लोग ज़रूरत के हिसाब से लिफ्ट दे देते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना अरविंद जी का है। अरविंद जी का घटना ये 2015 का है और मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाले हैं ये। आइए चलते हैं इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करें आज की कहानी, अरविंद जी की ही जुबानी। दोस्तों, वो साल 2015 था। मैं एक बैंक में काम करता था और ज़्यादातर टाइम हमारा जो था शहर में ही गुजरता था। सिर्फ शनिवार मैं अपने गांव निकल जाता था। उन टाइम मेरे पास में बाइक हुआ करती थी और एक बार रात में बाइक का एक्सीडेंट हो गया। गनीमत ये थी कि बस मैं बच गया, लेकिन बाइक का कुछ चमर निकल गया था। घर वाले अब घबरा गए थे, डर गए थे और कहने लगे, अरविंद आप बाइक मत चलाया करो, अब तुम्हारे लिए हम कार खरीदते हैं। लेकिन मैं मना करता रहा कि नहीं, अब मुझे बाइक ही चाहिए। लेकिन घर वालों ने जिद कर ली कि नहीं, बाइक सुरक्षित नहीं है रात के टाइम में आने जाने में, अब कार ही ले लो। आखिरकार घर वालों की जिद के आगे मुझे कार लेनी पड़ी और मैं शनिवार को शाम के टाइम जब बैंक का काम ख़त्म हो जाता था तो मैं अपने गांव की तरफ चल देता था। अब संडे मैं पूरी अपना घर पे बिताता था और मंडे को फिर शहर में चला जाता था, जहां अपने दोस्तों के साथ अब क्वार्टर में रहता था। यही हमारा रोजमर्रा था। मेरी शादी का बातचीत चल रहा था और कई रिश्तेदार आए भी थे देखने के लिए। देखा देखी तो हो चुका था, लेकिन अभी रिश्ता फाइनल नहीं हुआ था। और उसी वक्त की बात है, मैं ज़्यादातर जब अपने गांव की तरफ लौटता था ना, चाहे मेरे पास में बाइक हो या कार हो, रास्ते में ज़रूरतमंद लोगों को मैं लिफ्ट दे देता था। देख लेता था कि हाँ, ये व्यक्ति ज़रूरत है इसको लिफ्ट की, तो मैं बाइक रोक देता था। और उसके बाद जब मेरे पास में कार आ गई तो मैं कार भी रोक देता था, ज़रूरतमंद को बिठा भी देता था। और एक तरह से उनसे हमारा बातचीत चलते हुए रास्ता जो सफ़र है वो भी आराम से कट जाता था। अब वैसे ही उस रात मैं जब शनिवार को निकला अपने शहर से गांव जाने के लिए और करीब 10 बजे के आसपास मैं अपने गांव का नज़दीक पहुंचने वाला था। कुछ ही किलोमीटर बाकी रह गया था। मैं देखा एक अधेड़ महिला और एक जवान लड़की खड़ा होकर के रोड के किनारे और आते जाते गाड़ियों को जो भी थे हाथ दे रहे थे, रोकने की इशारा कर रहे थे। मैं दूर से ही देखा कि अब रात ज़्यादा हो गई थी। अब मुझे लगा कि इनको लिफ्ट देना चाहिए और मैं भी तो उसी तरफ जा रहा था जिधर वो जाने के लिए तैयार थे। और मैं उनके पास जाकर के अपना कार रोक दिया और पूछा कि आंटी जी, कहाँ जाना है आपको? अब वो अधेड़ महिला ने नाम बताया कि बेटा हमें इस जगह पर जाना है। वो जगह हमारे गांव से पहले ही आता था। मैं बोला कि आप बैठ जाइए हमारे कार में और हम आपको छोड़ देंगे। और इसके बाद वो अधेड़ महिला और वो लड़की हमारे कार के पिछली सीट पर बैठ गया। बातचीत मैं करने लगा। मैं बातूनी था। अब लोगों से मैं बातचीत ज़रूर करता था, जो भी मेरे कार में बैठते थे उनके बारे में जानता था, कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, यही सब था। मैं आंटी जी से पूछने लगा, अधेड़ महिला से,
कि इतनी रात को आप कहाँ से आ रही हैं और आपके साथ लड़की है, जवान लड़की है, और रात का टाइम निकलना नहीं चाहिए, ज़माना ख़राब है। तब अधेड़ महिला जो थी वो मेरी तरफ घूर करके देखने लगी। ना जाने उसकी आंखों में कैसा ऐसा क्या था, मैं उसकी आंखें देख करके और एक अजीब सा खौफ में आ गया। जैसे लगा कि मेरे शरीर में झंझनाहट सी हो रही हो, और मैं एकदम शांत रह गया। अब मैं अपना फोकस गाड़ी चलाने पर ही कर रहा था। अब मुझे लगा कि मैं कहीं लिफ्ट देख करके कोई गलती तो नहीं कर दिया। इसकी आंखों में अजीब सी खौफ मुझे दिखाई दी। मुझे जब वो मेरी आंखों में देखी, अधेड़ महिला, और वो लड़की जो थी खिड़की से बाहर के नज़ारे का मज़ा ले रही थी। और अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आंटी जी से बात करूं। मैं चुपचाप खामोशी से अब कार चलाने लगा। अब मन ही मन सोचने लगा कि भगवान जल्दी से इनका ठिकाना आ जाए और मैं इनको उतारूं और फिर अपने घर की तरफ निकल लूं। लेकिन कुछ ही देर चलने के बाद में अब रास्ता था बिल्कुल खाली पड़ गया था। अब गांव देहात का रोड था। रात के टाइम 10 बजे के बाद वैसे भी सुनसान पड़ जाता था। और अचानक मेरी नई कार घरघरा करके एकदम रुक गई। अब तो मैं थोड़ा और डर गया कि मेरे कार को क्या हो गया। मैं कार जब देखने लगा, कार स्टार्ट करने लगा, तो जो पीछे अधेड़ महिला बैठी हुई थी वो बिल्कुल शांत और मेरी ही तरफ देख रही थी। लेकिन वो जो लड़की थी जवान, अभी भी शीशे की तरफ खिड़की से देख रही थी बाहर का नज़ारा। उसको जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो कि गाड़ी बंद हो गई या कुछ भी हो गया। लेकिन उस अधेड़ महिला का नज़रें मेरे ऊपर में टिकी हुई थी और मैं उसकी नज़रों का चुभन महसूस कर रहा था। ना जाने उसकी आंखों में कौन सा जादू था। मैं तो एकदम जैसे ही उसकी आंखों की तरफ देखने की कोशिश करता, मैं कांप जाता। ऐसा क्या था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं अपना कार का बार बार वही इंजेक्शन जो स्टार्ट करते हैं सेल्फ को देता, कार घरघरा करके रुक जाती है, स्टार्ट ही नहीं हो पाती। अब मैं कार के मामले में अनाड़ी था, ज़्यादा कोई विशेष जानकारी था नहीं इंजन के बारे में। लेकिन मैंने ट्राई करने का सोचा। बोनट खोल करके मैं बाहर निकला और देखने लगा। अब आइडिया है कि क्या हो सकता है, लेकिन मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। हाँ, बैटरी वगैरह सब कुछ सही था, तो अब क्या हो सकता है। फिर मैं स्टार्ट किया, वही समस्या, घर घर करके कार रुक गई, स्टार्ट ही ना हो नई कार। अब तो मैं एक तरह से मुसीबत में फंस गया था। और अभी भी हमारा जो गांव था करीब 10 किलोमीटर का दूरी पर था। आज जो हमारे गाड़ी में 2 औरतें बैठी हुई थी, एक जवान एक अधेड़, और वो उनका जो सफ़र था 5 किलोमीटर का लगभग था। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तब तो मुझे पसीना आ गया कि अब क्या करेंगे, अब कैसे गाड़ी स्टार्ट होगी। मैं सोचा कि चलो अब मैं घर वालों को अब बताता हूँ, फ़ोन करता हूँ। अब घर वाले ही मेरे आएंगे, मेरे भाई वगैरह, मेरे चाचा के लड़के। मेरे चाचा के लड़के को अच्छा खासा अनुभव था कार के बारे में। आज जैसे ही मैं अपना फ़ोन जेब से निकाला, कमाल की बात थी, बैटरी फुल थी जब मैं शहर से चला था और फ़ोन तो बिल्कुल डेड हुआ पड़ा था। मैं बार बार फ़ोन ऑन करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा था। अब दूसरी समस्या अब खड़ी हो गई थी। आखिर मैं अपने घर वालों से कैसे बात करूं, क्या करूं। मुझे लगने लगा कहीं हमारी जो सवारी बैठी हुई है इनके पास भी तो फ़ोन होगा, क्यों ना इनसे मदद लिया जाए। और जो अधेड़ महिला अभी भी कार के अंदर बैठी हुई थी, वो लड़की शीशे में अभी भी देख रही थी बाहर का नज़ारा। मैं उस औरत की तरफ ना देखते हुए गुजारिश किया कि आंटी जी, आपके पास फ़ोन तो होगा। लेकिन वो कुछ जवाब नहीं थी।
मैं 2-3 बार बोला कि आंटी जी, अगर आपके पास मोबाइल हो तो आप मुझे दे दो, मुझे घर पर फ़ोन करना है, मदद बुलाना है, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। अभी आपका सफ़र भी 5 किलोमीटर का है, अब मेरा तो 10 किलोमीटर का है, तो हम लोग परेशानी में फंस जाएंगे। लेकिन वो औरत मेरी तरफ देख रही थी, मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा था। बस लग रहा था कि हाँ कुछ बोलने वाली है, लेकिन बोल नहीं रही थी। अब फिर वो जो लड़की शीशे की तरफ देख रही थी, बाहर का नज़ारा, अब वो मेरी साइड में मुड़ी। अब कहने लगी कि नहीं, हम लोग के पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और 2015 की बात है, दोनों में से किसी के पास भी मोबाइल नहीं था। इन चलो हो सकता है ना रखते हों। अब हम क्या करें। अब हमारे सामने समस्या तो ये थी कि 10 किलोमीटर का सफ़र मेरा था, 5 किलोमीटर का उन औरतों का था, तो आखिर हम करेंगे क्या करेंगे। आखिरकार मैं अब उसी लड़की के मुताबिक होकर के कहने लगा कि देखिए, अब कार हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है, अब आप लोग देख लो, आपको इंतज़ार करना है तो कार में स्टार्ट में बैठ जाओ, और नहीं तो आप कुछ प्रबंध कर सकती हैं, कुछ भी आप देख लो, आपकी मर्जी है। लेकिन दोनों में से कोई भी कार से बाहर नहीं निकली, चुपचाप बैठी रही। अब मैं उस अधेड़ महिला की तरफ तो देखना भी नहीं चाहता था, जैसे उसकी आंखों में देखने के साहस ही ना हो, ऐसा मेरा डर अंदर बैठा हुआ था। आखिर क्या था उसकी आंखों में ऐसा जो मुझे खौफ पैदा कर देता था, मैं समझ नहीं पा रहा था। आधा घंटा हो गया, मैं रोड पर अब खड़ा था और मदद के लिए इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि अब मेरे पास फ़ोन डेड, उनके पास में कोई फ़ोन नहीं, तो बात कैसे बनेगी। मैं सोचा कि कोई न कोई अब रोड पर से ही मदद मुझे लेनी पड़ेगी। जो कोई गाड़ी जा रही है तो उसको मैं रुकवाऊं और उनसे कुछ मदद लूं। अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम फ़ोन तो मांग ही लूँगा कि भैया ये नंबर मिला दो, मुझे बात करनी है। और वही मैं कोशिश कर रहा था, और गाड़ियाँ जा रही थी, थोड़ा थोड़ा देर रुक करके कोई ट्रक, कोई बस, ऐसा कोई निकल रहा था। लेकिन मेरे हाथ देने के बावजूद भी कोई अपनी गाड़ी को रोकता नहीं था। कमाल की बात थी, हम फंसे हुए थे उस जगह पर। अब 1 घंटा से ऊपर हो चुका था। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई गाड़ी वाला मेरे पास में रुके और मैं उससे मदद लूँ, लेकिन गाड़ी वाले तो निकल रहे थे, कोई हमारे पास रुकता नहीं था। मैं अब क्या बताऊँ, उस रात की बात, मैं इतना खौफ में कभी भी नहीं आया था। अंधेरी रात थी, अब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक हिम्मत थी कि चलो, आज तक मैंने बहुत लोगों का मदद किया है, कोई न कोई मेरी मदद जरूर करेगा, एक आस थी। लेकिन वो भी आस अब टूटती हुई जा रही थी। मैं कई गाड़ियों को हाथ देकर रोकने का इशारा किया, लेकिन कोई भी नहीं रुका। आखिरकार वो और जो अंदर बैठी हुई दोनों औरतें, एक जवान एक अधेड़, अब कार से अब बाहर जैसे निकलने की कोशिश कर रही है। दरवाज़ा अब खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लॉक था, खोल नहीं पा रहा था। तब मैं जाकर के दरवाज़ा खोला और उस लड़की से ही बोलने लगा कि आप आ जाइए बाहर, आप बाहर निकलना चाहती है ना। तब लड़की बोली हाँ हाँ, मुझे बाहर निकलना है, अंदर घुटन सी हो रही है। अब दोनों लोग तो नीचे आ गए थे। अब मैं भी अभी रोड के साइड में देख रहा था कि कोई मदद मिल जाए, कोई मदद मिल जाए। लेकिन गाड़ियाँ बहुत गुजरी, लेकिन देख जो लोग ड्राइव कर रहे थे, ट्रक वाले, कोई और साधन वाले, मेरी तरफ जरूर देखते थे, लेकिन गाड़ी रोकते नहीं थे। आखिरकार अब रोड जो था बिल्कुल खाली हो चुका था, क्योंकि आधी रात अब होने जा रही थी। अब मैं एक ऐसी जगह फंसा हुआ था जहाँ पर आसपास में ना तो कोई घर, ना कोई बस्ती, ना कुछ, और मैं ऐसी जगह में फंसा हुआ था। और तब वो जो लड़की थी कहने लगी कि देखो, हम तो इधर पास के ही हैं,
आवाज़ बड़ी मीठी थी, प्यारी थी, और कहने लगी कि देखो थोड़ी ही दूरी पर एक गांव है छोटा सा, 4-5 घर हैं, और मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो आपका मदद कर सकते हैं। मैं जब उनकी बात सुना उस लड़की का, तो मैं सोचा कि चलो मदद मिल जाएगी। मैंने बोला कि आप जाइए ना, उन लोगों को बुला के लाइए, क्योंकि आपको भी तो आगे जाना है। तब वो कहने लगी कि नहीं, हम अकेले नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ चलिए। अब मैं इसके लिए भी तैयार हो गया। मैं समझ गया कि शायद लड़की डर रही है, अंधेरा रास्ता है, अब अंधेरे की वजह से डर लग रहा हो। अब मैं बोला ठीक है, मैं तैयार हूँ। इसके बाद कार को लॉक किया, और वो जो अधेड़ औरत थी अभी भी मेरी तरफ घूर रही थी। अब जैसे ही नज़र मिलती ना, एक मेरे शरीर में खौफ जैसा हो जाता था, शरीर लगता था जैसे कांप गया हो। ना जाने उसकी आंखों में ऐसी क्या था, मैं उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था। और तब वो लड़की कहने लगी, आइए ना, देर करना ठीक नहीं है, हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, आप मदद लेके आ जाएंगे, हमें भी तो अपना घर जाना है, आपको भी जाना है, जितना देर करेंगे और देर होती जाएगी, आप देर मत कीजिए। अब इसके बाद हम चलने लगे, आगे आगे लड़की और उसके पीछे शायद उसकी माँ रही होगी या आंटी रही होगी, और पीछे पीछे मैं। जैसे उसको हर रास्ता पता हो। अंधेरे में मुझे साफ इतना नहीं दिख रहा था जितना वो लड़की को नजर आ रहा था। अब पगडंडी पगडंडी हम खेत के साइड में चलने लगे। करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद अब एक घर जैसा हमें नजर आने लगा, जहाँ पर रोशनी मुझे नजर आ रही थी, और मुझे अब यकीन होने लगा कि शायद यही वो घर होगा जहाँ पर मुझे मदद मिल सकी है, मदद हो सकती है, मिल सकती है। एक दिल में आस सी होने लगी। अब मुझे लगा कि लड़की सही कह रही थी, शायद ये इधर के आसपास का 5 किलोमीटर के एरिया में आती जाती होगी और इसको मालूम होगा। मुझे उस टाइम कोई डर भय नहीं लगा उस लड़की से, बस उसके पीछे 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 मैं चलता रहा। आखिरकार वो घर मुझे दिखाई अब साफ साफ नजर आ रहा था। वो सिंगल कमरे का घर था और खेतों के बीच में बना हुआ, लेकिन वो लड़की कह रही थी कि यहाँ पर 3-4-5 घर होगा, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई घर दिखाई नहीं दिया। बस इकलौता घर वही था और अकेला बना हुआ। अब अंदर लाइट जल रही थी और लड़की दरवाजे पर जा कर के दस्तक दे दिया। उधर से एक भारी भरकम आवाज़ सुनाई पड़ी। मुझे साफ साफ सुन नहीं पाया कि आखिर अंदर से किसी ने क्या बोला, और तब लड़की का मधुर आवाज़ मुझे सुनाई पड़ा कि हम आ गए हैं, दरवाज़ा खोल दो। मैं इसका मतलब ही नहीं समझ पाया कि हम आ गए हैं, दरवाज़ा खोल दो, क्या मतलब। तब मुझे पहली बार शंका हुआ कि कहीं मैं किसी जाल में तो नहीं फंसने जा रहा हूं, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी। अंदर का जो कमरा, जो दरवाज़ा था, वो खुल गया फटाक से। मैं देखा कि कम से कम उस इंसान की जो लंबाई थी 7 फुट से अधिक थी, और चेहरा बिल्कुल काला सांवला सा चेहरा था। दाढ़ी बढ़ी हुई थी, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, जैसे लग रहा था कि महीनों से कभी नहाया ना हो। और उसने मेरी तरफ देखा, मैंने देखा कि उसकी आंखें रात के टाइम में एक रोशनी सी नज़र आ रही थी, जैसे निशाचर जानवरों में रात में नज़र आती है, वैसी ही रोशनी मुझे नज़र आई। और मैं कुछ समझ पाता कि अब मेरे साथ में क्या होने वाला है, इतना मुझे मौका ही नहीं मिला। उस इंसान ने मुझे काबू कर लिया और उस कमरे के अंदर आप ले करके चले गए। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, जो भी मेरे पास में है आप ले लो, मेरी जान बकस दो। लेकिन उन्होंने मेरी बात को जैसे अनसुना कर दिया। अब सब एक ही कमरे के अंदर में थे और रोशनी जैसे पुराने ज़माने की कोई लालटेन जल रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब
उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी और वो लड़की, जवान लड़की, वो भी अब मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा रही हो, जैसे अब शिकार कोई बढ़िया मिल गया हो, ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। अब मैं तो डर के मारे कांप रहा था, बार बार उन लोगों से यही कह रहा था कि जो कुछ भी मेरे पास में है, पैसे वैसे आप ले लो, मुझे छोड़ दो, मेरी जान को बख्श दो। लेकिन तीनों लोग आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और चेहरे पर मुस्कुराहट अब दिखाई पड़ रहा था। और तभी वो काला इंसान मेरे सर पर ना जाने क्या किया कि जैसे लगा कि पूरा अंधेरा होता चला गया। अब अपना होशो हवास खो बैठा था, लेकिन इतना जरूर जाना था उस टाइम में वो लड़की खिलखिला के हंस दिया था और जोर से और कहने लगे कि इसके शरीर में बहुत खून है, अब मजा आएगा। अब इसके बाद मुझे कोई होश नहीं था। जब मुझे होश आया ना, तो अपने आप को देखने लगा। मैं देखा कि एक टूटे फूटे कमरे के अंदर में, जैसे गांव के खेतों में बोरवेल होता है, बोरिंग होती है, वैसे ही कमरा था, लेकिन उसमें कबाड़ भरा हुआ था और जो खिड़की एक थी वो खुली हुई थी। उसमें से सूरज की रोशनी शायद सुबह हो चुकी थी और वो छन करके अंदर आ रही थी। हाँ, मैं उस कबाड़ वाले घर में अब पड़ा हुआ था। मैं एकदम जब जागा ना, होश में आया, तो मुझे लगा कि मैं मर चुका हूँ। वो तीनों लोग मुझे मार दिए होंगे। और लेकिन जब अपने आप को देखा, तब मैं महसूस किया, अरे मैं तो अभी तक जिंदा हूँ, तो ये मेरे साथ में इन्होंने क्या किया है। अब हड़बड़ा करके मैं उठा, अपने पूरे शरीर को देखा तो देखा कि सब कुछ सही सलामत है और मैं बाहर आया। जल्दी से अब उस जगह से मैं भागता हुआ जिधर से आया था, मेन रोड की तरफ, अब मैं दौड़ गया। उस घर में तीनों लोग में से कोई भी नहीं था। अब रात को जो मैं देखा था वो घर साफ सुथरा और लालटेन पुराने ज़माने की जल रही थी और तीनों लोग उस घर में मौजूद थे। ना जाने उन्होंने मेरे साथ में क्या किया था। मैं कुछ देर के बाद में अब अपना कार के पास खड़ा हो गया। कार मेरी लॉक थी और मैं कार को खोला और सीधा कार में बैठ गया। मैं भगवान का नाम लेकर के कार स्टार्ट करने लगा और दूसरी बार ही मुझे सफलता मिल गई। कार भरभरा करके स्टार्ट हो गई और इसके बाद मैं रुका नहीं। उस जगह पर इतना मुझे अभी भी भय लग रहा था, खौफ आ रहा था कि मैं रुकना बिल्कुल नहीं चाहता था और सीधा मैं दंदनाते हुए अपने रास्ते की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो सारे लोग जगे हुए थे मेरे परिवार के और सब इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, कहाँ रुक गया हूँ। जब उन्होंने मेरी कार आती हुई देखी, तब वो लोग को थोड़ा चैन मिला होगा और आते ही पूछने लगे कि तुम कहाँ रुके थे भाई रात को। मैं सारी कहानी बताया कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ है और तब उन लोग कह रहे तुम्हें फ़ोन करना चाहिए ना। मैं जेब से फ़ोन अपना निकाला और कमाल की बात थी, जो रात में वो ऑफ दिखा रहा था, बैटरी था ही नहीं उसमें, अब वो ऑन हो गया था। ये कैसे हो सकता है। मेरे जो पिताजी थे, आप कुछ जानकार थे इन चीज़ों का, भूत प्रेत के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते थे और कहने लगे कि बेटा तेरे साथ खेल हो गया है। मैं समझ नहीं पाया कि कैसा खेल हुआ है। तब पापा कहने लगे कि बेटा ये छलावा लोगों का काम है, रोड पर ऐसा जाल बिछाते हैं और तुम तो नौजवान हो और इसीलिए तुम्हारे साथ इन्होंने ऐसा किया है। शायद उनको तुम्हारे शरीर की खून की ज़रूरत होगी और तुम्हारे साथ यही लोग किए हैं। लेकिन मैं अपने आप को देखा था, मेरा शरीर पर कोई ऐसा निशान नहीं, ना कोई कट, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं कहने लगा पापा से देख लो आप, मेरे शरीर में ऐसा कुछ निशान तो है नहीं। तब मेरे पापा कहने लगे कि बेटा वो
तुम्हारे शरीर पर जख्म करके निशान करके खून नहीं पीते। उनका अपना बहुत जरिया है। शुक्र है कि तुम सही सलामत घर आ गए हो और बच गए हो। इतना ही हम लोग के लिए काफ़ी है। और वाकई में मैं 3 दिन तक मैं अपना बैंक जा ही नहीं पाया था। संडे को पूरी रात, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन तक मैं घर पर ही डरा बैठा रहा। अब इसके बाद मैं गया था। अब वहाँ पर मैं जिस क्वार्टर में रहता था वहाँ पर और लड़के भी रहते थे। सबको अपना कहानी बताया। और उसमें से एक लड़का जो था वो मेरी बात सुनकर चौंक गया और कहने लगा, भाई हमारे एक जानकार के साथ में भी ऐसी एक घटना हुई थी जैसा तुम बता रहे हो। वो भाई छलावा लोग हैं, ऐसा ही जाल बिछाते हैं रोड के ऊपर में ताकि शिकार फंस जाए। और शिकार को क्या करते हैं आज तक समझ में नहीं आया। मेरा जानकार भी बच गया था। तब मुझे अपने पापा का कहा हुआ बात अब समझ में आया कि जो पापा मेरे बता रहे थे ना, बिल्कुल सही बात थी। ऐसा ही इसके जानकार के साथ में हुआ था। और उसके बाद तो मैंने कसम खा लिया था कि रात का सफ़र तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। शनिवार का रात पूरा अपने क्वार्टर में रहता और सुबह होते ही अपनी कार लेकर के अपना घर के लिए निकल जाता। तो दोस्तों, ये थी अरविंद जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है। इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।